की शुरुआत करेंगे उदयपुर से, जहां पर सीएम भजनलाल शर्मा इस वक्त मौजूद हैं। उनका दौरा है उदयपुर का। एयरपोर्ट के पास ही रिजॉर्ट में वो बैठक ले रहे हैं। सलूम्बर उपचुनाव को लेकर के महत्वपूर्ण और बेहद ही गोपनीय बैठक बताई जा रही है। प्रबुद्ध जन भी इस वक्त बैठक में मौजूद है। तकरीबन 50 से ज्यादा लोग बैठक में शामिल हुए हैं। बैठक के प्रयोजन को गोपनीय रखा जा रहा है, ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ पाई है। सीएम सिर्फ बैठक के लिए ही उदयपुर आए हैं, महत्वपूर्ण ये भी, इसलिए बैठक को बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। उदयपुर के दौरे पर सूबे के मुखिया सीएम भजनलाल शर्मा हैं और वो वहां पर एक मीटिंग लेने के लिए पहुंचे हुए। हालांकि बताया ये जा रहा है कि मीटिंग का जो एजेंडा है, बैठक का जो एजेंडा है, वो बेहद ही गोपनीय रखा गया है। आज मैं तो एक शादी में जा रहा हूँ पाली। अभी कोई बैठक में नहीं हूँ, मैं तो वापस आऊँगा रात को। कल सलूम्बर रहूँगा, मैं 84 भी रहूँगा, दोनों जगह। जो अमेरिका के चुनाव के रिजल्ट आए उस पर किस तरह के अमेरिका के चुनाव बने तो वो तो मेरे ख्याल से हमारे समर्थक शुरू से ही है, ये तो अच्छी बात है। चुनौती मान रहे हैं? नहीं, कोई चुनौती नहीं, हम आसानी से जीत रहे हैं। आदिवासी पार्टी को लेकर कोई नई रणनीति तय की है क्या आप लोगों ने? नहीं, आदिवासी पार्टी को अपना काम करे, हम अपना काम कर रहे हैं। हमारा संगठन सुदृढ़ है, हम जीत रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ उदयपुर से संवाददाता कपिल श्रीमाली हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। कपिल, बैठक में किन किन नामों की जानकारी सामने निकल कर आ पाई है कि वो मौजूद हैं? देखिए, ये बैठक एयरपोर्ट के समीप एक रिसोर्ट में चल रही है और मुख्यमंत्री केवल इस बैठक को की अध्यक्षता करने के लिए जयपुर से उदयपुर आए, तो ये माना जा रहा है कि बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक उपचुनाव के इस दौर में। बैठक के अंदर जो लोग मौजूद हैं, अधिकांश लोग जो हमें जानकारी मिल रही है वो जो सलूम्बर में उपचुनाव होना है, ऐसे में सलूम्बर के आसपास के जो इलाके हैं, सलूम्बर विधानसभा की जो तहसीलें हैं, वहां से जनप्रतिनिधियों को इस बैठक में बुलाया गया और उनसे चर्चा चल रही है। हालांकि किसी भी तरह की जानकारी साझा नहीं की जा रही, लेकिन जानकारी के अनुसार बैठक के अंदर 85 लोग जो है वो मौजूद हैं और अलग अलग टुकड़ों में जो पदाधिकारी हैं उन्हें बैठक के अंदर बुलाया जा रहा है। अलग अलग टुकड़ियों में बुलाकर सीएम 1 to 1 अलग अलग क्षेत्र के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। और जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके अनुसार सलूम्बर उपचुनाव को लेकर जैसे पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत किया जाए, क्योंकि अब मतदान के दिन बेहद नजदीक आने वाले हैं, तो ऐसे में कैसे जनता के बीच में ज्यादा से ज्यादा पार्टी को मजबूत किया जाए और वोट में भाजपा के पक्ष में वोट में बदला जाए, इसको लेकर जो चर्चा है वो संभवतः अंदर कार्यकर्ताओं के साथ चल रही है। और अब सिर्फ उन्हीं लोगों को अलाउ किया गया है जिनको पहले से सूचना दी गई थी। एक लिस्ट पहले से यहाँ पर तैयार है, जो कि बैठक के अंदर जिन्हें क्रमबद्ध बुलाना है उनकी सूची तैयार है और उन्हीं लोगों को बैठक के अंदर आने दिया जा रहा है। तो समझा जा सकता है कि बेहद गोपनीय तरीके से इस बैठक को किया जा रहा है। तो वहीं दूसरा बेहद ही गोपनीय बैठक है क्योंकि माना जा रहा है सिर्फ बैठक में शामिल होने के लिए सीएम पहुंचे हुए हैं यहाँ पर। बहुत शुक्रिया कपिल, जानकारी पहुंचाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, भीलवाड़ा का रुख करेंगे। शास्त्री नगर में व्यक्ति के घर फायरिंग हुई है। फायरिंग की घटना में बाल पीड़ित बचा है। घर की छत पर बताया जा रहा है गोली लगी है। सूचना मिलती है पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। मौका मुआयना वहां पर किया जा रहा है पुलिस के जरिए। पुलिस ने मौके से बुलेट वहां पर जो है उसे बरामद किया गया है और मामले की जांच इसी के साथ पुलिस ने तेज कर दी है। तो शास्त्री नगर में व्यक्ति के घर पर फायरिंग हुई, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। जानकारी ये सामने निकल कर आ पाई है कि इस फायरिंग में जो पीड़ित है वो बाल बचा है। और ये लाल घेरे में जो आप को हम दिखा रहे हैं सर्किल में, लाल सर्किल में, यही वो स्थान है जहां पर बताया जा रहा है जब फायरिंग हुई तो गोली यहां पर आकर के लगी थी। हालांकि इस दौरान इलाके में जहां लोग सदमे में हैं, तो वही मामले की सूचना मिलती ही पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है। साक्ष्यों को जुटाया जा रहा है और इसी के साथ आसपास के लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। तो ये बड़ी खबर भीलवाड़ा से आप तक पहुंचा रहे हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता हमारे साथ राहुल कौशिक टेलीफोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राहुल, कितने देर पहले की ये घटना है, कुछ जानकारी मिल पाई क्या?
ये बिल्कुल 1 से 1.5 घंटे पहले की ये घटना है। घर में घुसकर फायरिंग की जाती है और सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंचती है और फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कोतवाली थाना पुलिस द्वारा की जा रही है। पर कहीं ना कहीं जो घर वाले हैं जहाँ पे फायरिंग हुई है वहाँ पे दहशत का माहौल है और कहीं ना कहीं जो पुलिस है मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस जो भी व्यक्ति है जो घर वालों ने नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और उसे ढूंढा जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया राहुल जानकारी पहुंचाने के लिए। रूफटॉप रेस्टोरेंट में भीषण आग लगी है। उदयपुर से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। चांदपोल इलाके में स्थित ये रूफटॉप रेस्टोरेंट है जिसमें आग लगी है। कई किलोमीटर दूर से धुआं जो है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। होटल कर्मियों ने हालांकि आग पर काबू पा लिया है। घटनास्थल पर इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। जैसे ही लोगों ने होटल से धुआं निकलते हुए देखा तो वहां पर काफी संख्या में लोग जुटने लगे। किसी ने मामले की सूचना जो है दमकल विभाग को दी थी और आग पर काबू पा लिया गया है। राहत भरी ये खबर जरूर है, लेकिन तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि घटना जो है कितनी हैरान करने वाली रही होगी। धुएं का गुबार जो है कई किलोमीटर दूर से ही देखा जा सकता था। उदयपुर से बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां पर बताया जा रहा है कि रूफटॉप रेस्टोरेंट में भीषण आग लगने की वजह से इलाके में हड़कंप मच चुका है। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है। हेलो, जयपुर के एक व्यापारी को दीपावली पर बिक्री के लिए पोस्टर लगाना भारी पड़ चुका है। पोस्टर पर दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कॉल और मैसेज के जरिए उसे धमकी दी जा रही है कि 10 दिन में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी जाएगी। अब ये पूरा मामला क्या है आपको रिपोर्ट में समझाएंगे। राजधानी जयपुर में रहने वाले एक व्यापारी को बटेंगे तो कटेंगे पोस्टर लगाना भारी पड़ गया। इस पोस्टर को लगाने के बाद व्यापारी और उसके साथी व्यापारी को देश विदेश से जान से मारने की धमकियां आने लगी, जिसके बाद ये मामला बजाज नगर थाने तक पहुंचा। जी हाँ, जयपुर के व्यापारी रजत परनामी इन दिनों डर के साए में जीने को मजबूर है। दरअसल उन्हें पाकिस्तान, कुवैत और मालदीव जैसे देशों से जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं कि 10 दिन में गोली मार दी जाएगी। उन्हें कहा जा रहा है कि बच सको तो बच लो। मैं रजत, हमने 29 तारीख को एक बैनर लगाया था, बटेंगे तो कटेंगे, और दिवाली खरीदारी उनसे करें जो आपकी खरीदारी से दिवाली बना सके। उसको लेके हमको पूरे देश से हज़ारों कॉल आए, लेकिन विदेशों से भी हमको कई धमकी भरे कॉल आ रहे हैं। गोली मारने की धमकी दी जा रही है कि 10 दिन के अंदर आपको गोली मार दी जाएगी, बच सकते हो तो बच जाओ। कुवैत, पाकिस्तान, मलेशिया, मालदीव से भी हमको कई कॉल आए हैं, धमकी भरे कॉल। आपको बता दें कि रजत और एक अन्य दुकानदार ने दीपावली के मौके पर पोस्टर लगाए जो इनके लिए अब परेशानी का सबक बन गए हैं। दरअसल इन पोस्टर पर दीपावली की शुभकामनाएं दी गई थी, साथ ही खरीदारी के बारे में भी लिखा गया था। पोस्टर में एक नारा लिखा था, बटेंगे तो कटेंगे। इन पोस्टर के साथ अपनी फोटो भी खिंचवाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट की। ये पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद उन्हें देश के साथ ही विदेश से भी धमकी भरे कॉल आने लगे। पीड़ित व्यापारियों का कहना है कि उनके मोबाइल नंबर पर धमकी भरे मैसेज भी आए हैं। बजाज नगर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ये मामला है जयपुर में बजाज नगर थाना इलाके में आदर्श बाजार का। यहाँ रहने वाले रजत परनामी और उसके व्यापारी ने दीपावली पर कुछ पोस्टर लगाए थे जिसमें लिखा था बटेंगे तो कटेंगे। साथ में लिखा था दीपावली पर खरीदारी उनसे करें जिनसे आपकी खरीदारी की वजह से दीपावली मनाई जा सके। और इसके बाद ये पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और इन पर लिखे मोबाइल नंबरों के आधार पर लोगों ने बाहरी देशों में बैठ करके इन व्यापारियों को जान से मारने की धमकियां देना शुरू कर दिया। फिलहाल पुलिस मोबाइल नंबर के आधार पर इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। 7 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव में अब थोड़ा ही वक्त बचा है। जिन 7 सीटों पर उपचुनाव होगा उनमें झुंझुनू सीट भी शामिल है, जिस पर मुकाबला रोचक है। वैसे ये सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है और इस सीट पर अब तक हुए 17 विधानसभा चुनाव में से 13 बार कांग्रेस ने जीत दर्ज की, लेकिन इस बार हार कुछ मुश्किल है। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आप रिपोर्ट में देखिए।
क्या झुंझुनू की चुनावी जंग जीत पाएगी कांग्रेस? क्या मुसलमानों की नाराजगी से होगा नुकसान? झुंझुनू विधानसभा सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है। इस सीट पर अब तक हुए 17 विधानसभा चुनाव में 13 बार कांग्रेस ने बीजेपी और दूसरे दलों को पटखनी दी है। झुंझुनू विधानसभा सीट पर मुस्लिम और दलित समुदाय के गठजोड़ से ये सीट कांग्रेस की सुरक्षित सीट में से एक है। इस बार उपचुनाव में कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक मुस्लिम समुदाय टिकट की मांग कर रहा था, लेकिन ऐसी आशंका जताई जा रही है कि टिकट न मिलने से खफा मुस्लिम समाज की नाराजगी कांग्रेस के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। झुंझुनू विधानसभा के जातिगत समीकरण पर नजर डालें तो यहाँ जाट मतदाता करीब 65,000 हैं। माली मतदाता की संख्या करीब 25,000 है। वहीं मुस्लिम मतदाता करीब 48,000 हैं। राजपूत मतदाताओं की बात करें तो उनकी संख्या करीब 32,000 है। एससी मतदाता करीब 42,000। एसटी मतदाता करीब 3,500। ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या 20,000 है। वैश्य मतदाता करीब 8,000 हैं। गुर्जर मतदाता करीब 4,000, वहीं कुम्हार मतदाता 8,000 हैं। खाती मतदाता की संख्या 7,000 है। नाई मतदाता करीब 2,000, वहीं स्वामी मतदाता करीब 1,500 हैं। किसी भी 30 बिरादरियों से एक आदमी को टिकट दे दे, और इसके लिए हमने वो मुस्लिम महापंचायत रखी। फिर प्रभारी जो दौरा झुंझुनू करने के लिए आए थे उनको भी हमने यही बात रखी कि किसी व्यक्ति विशेष को न देके 30 बिरादरियों से जो भी आपको अच्छा लगे उसको टिकट दे दो, हम कैंडिडेट को जिता के भेजेंगे। उसके बाद हमारा प्रभारी के बाद हम सीधे पीसीसी कार्यालय में हमने धरना प्रदर्शन किया और कांग्रेस के जो आला कमान है प्रदेश नेतृत्व के उनसे भी हमने मुलाकात की। उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी ने हमारी अनदेखी की है। झुंझुनू विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस से टिकट न मिलने से मुस्लिम समुदाय की नाराजगी साफ दिख रही है। मुस्लिम दलित वोट बैंक के चलते बीजेपी इस सीट पर बीते 4 विधानसभा चुनाव में लगातार हार का सामना कर चुकी है। इस बार मुस्लिम समुदाय की नाराजगी कांग्रेस के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। मुस्लिम समुदाय की नाराजगी के चलते कांग्रेस प्रत्याशी की सभाओं में मुस्लिम समुदाय की भीड़ कम नजर आ रही है, तो वहीं निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थन में मुस्लिम समुदाय की भीड़ ने कांग्रेस के लिए चिंता बढ़ा दी है। झुंझुनू विधानसभा सीट पर बृजेंद्र ओला लगातार 4 बार विधायक बने। उनके सांसद बनने के बाद झुंझुनू विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। उपचुनाव में उनके बेटे अमित ओला को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। 70 सालों से जो एक तरफा बिना सोचे समझे लोकसभा में मैं आपको बताऊं तो बिना मांगे लोकसभा में कांग्रेस को वोट दिया है, और अभी ये जो चुनाव था ये उपचुनाव है, इसमें सरकार की सेहत पे कोई फर्क पड़ने वाला है। माइनॉरिटी ने, मुसलमानों ने खूब प्रयास करा टिकट मांगने का, आला कमान तक अपनी बात पहुंचाई, टिकट नहीं दिया। झुंझुनू विधानसभा सीट पर कांग्रेस के लिए अपने परंपरागत वोट बैंक को बचाना बड़ी चुनौती है। निर्दलीय प्रत्याशी की तरफ मुस्लिम समुदाय का झुकाव कांग्रेस के लिए चिंता का कारण बना है। अब देखना है कि कांग्रेस अपने परंपरागत वोट बैंक को बचा पाती है या फिर निर्दलीय प्रत्याशी कांग्रेस के वोट बैंक में बड़ी सेंध लगाते हैं। झुंझुनू विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हैं। लगातार बड़े नेताओं के दौरे जारी हैं, तो वहीं कांग्रेस अपने परंपरागत मुस्लिम वोटों को साधने में जुटी हुई है, क्योंकि इस बार मुस्लिम है वो विधानसभा उपचुनाव में टिकट की मांग कर रहे थे और टिकट नहीं मिलने के चलते अब मुस्लिम समाज में नाराजगी है वो देखने को मिल रही है। कांग्रेस की सभाओं से मुस्लिम समाज है वो नदारद है, तो वहीं निर्दलीय के समर्थन में मुस्लिम समाज की भीड़ है वो उमड़ रही है। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस अपने परंपरागत वोट को साध पाती है या फिर इस वोट बैंक में निर्दलीय प्रत्याशी सेंध लगा पाते हैं। प्रसन्न सिंह शेखावत, न्यूज़ 18 राजस्थान, झुंझुनू। टोंक के देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव में नेताओं का प्रचार जारी है। बीजेपी कांग्रेस के साथ निर्दलीय प्रत्याशी भी अपनी ताल ठोक रहे हैं। अब ऐसे में चुनावी मैदान में प्रत्याशी कौन से मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, आप रिपोर्ट में देखिए। उपचुनाव की जंग, कौन मारेगा मैदान?
कांग्रेस जीत की लगाएगी हैट्रिक या फिर खिलेगा कमल? देवली उनियारा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला। देवली उनियारा विधानसभा सीट पर कांग्रेस जीत की हैट्रिक लगाने की कोशिश में जुटी है। वहीं बीजेपी इस सीट को जीतकर सरकार के कामकाज पर मोहर लगाना चाहती है। वहीं कांग्रेस के बागी और निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के मैदान में आने से मुकाबला त्रिकोणीय बना हुआ है। टोंक जिले की देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र पूरी तरह से ग्रामीण इलाका है। यहाँ रोजगार का मुद्दा सबसे बड़ा है। पूरी तरह से खेती पर निर्भर किसानों के लिए खाद बीज भी सबसे बड़ी डिमांड है। वहीं भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है। बिना पैसे दिए लोगों के कहीं काम नहीं होते, जिसका जिक्र निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा अपने प्रचार में कर रहे हैं। नरेश मीणा ने यहाँ तक कह दिया कि विधायक बनने के बाद भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों का काला मुंह करके गधे पर बैठा करके गांव में घुमाएंगे। देखिए, जनता को सबसे ज्यादा तो 4 जगह काम पड़ता है। जो गांव की जो जनता है, इसको काम पड़ता है सबसे ज्यादा पटवारी से, तहसीलदार से। इसको सबसे ज्यादा काम पड़ता है बिजली घर से। इसको सबसे ज्यादा काम पड़ता है थानों में। थानों में जिस तरह से लूट मार होती है, बीट कांस्टेबल को छोड़ दिया जाता है। यहाँ पर बनास नदी में करोड़ों का बजरी का कारोबार होता है। बड़े बिजनेसमैन बजरी माफियाओं के डंपर चलते हैं, जेसीबी चल रही है, एलएनटी चल रही है। और देवली उनियारा के आम किसान को, आम व्यक्ति को मकान बनाने के लिए एक टोली रेत नहीं मिलती। और रेत अगर बजरी ले भी आए तो उनको चालान काट दिए जाते हैं। या तो खाली ट्रैक्टर भी अगर कोई खेतों पे खड़े हैं, उसके भी चालान काटे जाते हैं। सारे नेता और सारे यहाँ बजरी माफिया मिले हुए हैं। ऐसे में हमारा वादा रहेगा, मेरा वादा है कि अगर मैं एमएलए बनता हूँ तो या तो यहाँ से खनन का बिल्कुल बंद कर देंगे, बजरी माफिया को एक डंपर नहीं भरने देंगे जब तक यहाँ के आम किसान को बजरी नहीं मिल जाती। चुनाव प्रचार के दौरान केसी मीणा भी रोजगार की बात करते हैं। वहीं बीजेपी अपने 10 महीने के कार्यकाल में हुए कार्यों को गिनाकर पिछड़ेपन के लिए पिछली कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, सड़क का काम करने का बीजेपी दावा कर रही है। सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार है। और जो भारतीय जनता पार्टी है, जो रोजगार की बातें करती थी लेकिन कर नहीं पा रही है, आज हम कांग्रेस पार्टी के पिछले बहुत गहलोत सरकार के अंदर और जो कांग्रेस सरकार के अंदर बहुत सारे रोजगार के दिए थे और उनके ऊपर क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। और हम जो कि रोजगार ऊपर काम करेंगे। और यहाँ पे लोकल प्रत्याशी के रूप में, क्योंकि मैं एक कॉर्पोरेट सेक्टर का और राजनीति से जुड़ा हुआ आदमी हूँ और मेरे को कैसे पता है कि आदमी को रोजगार कैसे दिया जाता है। वहीं बीजेपी के राजेंद्र गुर्जर को भरोसा है कि जनता प्रदेश सरकार के कामकाज पर उन्हें जिताएगी। बड़े मुद्दे हमारे थे, जो बिसलपुर का जो विस्थापितों का जो बहुत पुराना मामला था, 17 साल पुराना, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय हीरालाल जी नागर ने, कन्हैयालाल जी चौधरी ने मिलके और उप मुख्यमंत्री को अवगत कराकर और रोडों का जो काम था 17 करोड़ की, जो हमारे रोडें स्वीकृत कर दी, पीडब्ल्यूडी के हैंड ओवर कर दिया। और 33 kV GIS, 32 kV GIS और हमारे वो भी खोलने का माननीय हीरालाल जी नागर ने घोषणा कर दी। बिजली मंत्री और पीडब्ल्यूडी मंत्री हमारी दिया कुमारी जी सब मिलकर मेरा पूरा सहयोग भरपूर कर रही है। और उन्होंने खुद ने जिम्मेदारी ली कि यहाँ देवली उनियारा की जनता को हम निराश नहीं करेंगे और उनके सब काम करके बताएंगे। अब सभी प्रत्याशी गांव-गांव में जाकर अपने पक्ष में समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। 13 नवंबर को मतदाता अपने पसंदीदा प्रत्याशी को चुनेंगे और 23 नवंबर को मतगणना होगी। लेकिन उससे पहले सभी प्रत्याशी जीत का दावा जरूर कर रहे हैं। जनता किसे विधानसभा भेजती है, ये देखने वाली बात होगी। न्यूज़ 18 के लिए दौलत पारिक की रिपोर्ट। और ये खबर आपको हैरान कर देगी। सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर टाइगर नेशनल पार्क से 1 साल के अंदर 25 बाघों के लापता होने की वजह से हड़कंप मचा हुआ है। आखिर कहां गए इतने बाघ, इस रिपोर्ट में देखिए। रणथंभौर से 25 बाघ लापता। मॉनिटरिंग रिपोर्ट से हुआ खुलासा। मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन।
बाघों की अटखेलियों के लिए विश्व पटल पर अपनी खास पहचान बना चुका सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर नेशनल पार्क एक बार फिर चर्चा में है। रणथंभौर नेशनल पार्क की मॉनिटरिंग में खुलासा हुआ है कि पिछले एक साल से 25 बाघों के होने के कोई पुख्ता साक्ष्य नहीं मिले हैं, यानी एक साल से ये बाघ लापता हैं। इस खुलासे के बाद हड़कंप मचा है, जिसके बाद रणथंभौर में लापता बाघों के संबंध में एक जांच कमेटी गठित की गई है, जिसका काम बाघों के संबंध में छानबीन कर जांच रिपोर्ट देना होगा। तो ये 25 बाघों का जो आंकड़ा आया है, ये आंकड़ा वाकई में सही है गलत है जी? इसके लिए जांच कमेटी बना दी गई गवर्नमेंट ने, जिसमें हमारे वन्य जीव विशेषज्ञ हैं और तीनों को फील्ड का बड़ा अनुभव है टाइगर कंजर्वेशन का। इसमें राजेश गुप्ता जी है एडिशनल पीसीसी वाइल्ड लाइफ, और उसमें मानस सिंह जी है डीएफ भरतपुर, वो रणथंभौर में काम कर चुके हैं, और टीम मोहनराज, उनको भी वाइल्ड लाइफ का अनुभव है जी। तो ये जांच का विषय कि टाइगर गायब हुए हैं या टाइगर माइग्रेट करे। तो वो टाइगर का आपको हैबिट है कि टाइगर इट्स वेरी हाईली मोबाइल एनिमल, कि टाइगर एक जगह से दूसरी जगह अपने हैबिटाट को, अपनी लाइफ को सिक्योर करने के लिए चला जाता है। 3 सदस्यीय कमेटी को 2 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफिस में पेश करनी होगी। ये कमेटी इस बात का पता लगाएगी कि सवाई माधोपुर में बाघों के लापता होने की वजह क्या है। साथ ही इस बात की जांच भी करेगी कि बाघों को खोजने में सीसीएफ रणथंभौर की तरफ से कितनी कोशिशें की गई। इसके साथ ही कमेटी लापरवाह कर्मचारी और अधिकारी की लापरवाही पाए जाने पर उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के प्रस्ताव प्रधान मुख्य वन संरक्षण एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक को पेश करेगी। कमेटी रणथंभौर की व्यवस्थाओं में खामियों को दूर करने के लिए अपने सुझाव भी रिपोर्ट में देगी। रणथंभौर में आज की तारीख में जितने भी टोटल टाइगर हैं, उनमें अगर आप 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड करें तो एक पार्ट मेल का, एक पार्ट फीमेल का, एक पार्ट उसके कब्स का है। पता नहीं क्या रीजन है, ये तो कोई साइंटिफिक ही रीजन होगा कुछ, लेकिन जितने भी कब्स हो रहे हैं उनमें ज़्यादातर पॉपुलेशन मेल टाइगर्स की है। अब ऑलरेडी उस इलाके में जहाँ फीमेल ने कब्स दिए हैं, जब तक माँ के साथ में रहते हैं 22 से 24 महीने तक, तब तक कब्स सेफ हैं। लेकिन उसके बाद में जब अपना इलाका बनाने के लिए वो इधर उधर निकलते हैं, तो उन इलाकों में ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग मेल स्टैब्लिश्ड होता है। तो जब स्ट्रॉन्ग है कोई मेल तो यंग को मारेगा तो वो बाहर की तरफ भगेगा, या फिर लड़ाई में किसी एक की जान भी चली जाती है। आइए आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं जो रणथंभौर प्रशासन पर सवालिया निशान लगाते हैं। रणथंभौर में जनवरी 2023 से जनवरी 2024 तक 11 बाघ बाघिन और शावकों की मौत हुई है। जनवरी 2023 में 1 बाघ, 1 बाघिन और 1 शावक की मौत हुई। 10 जनवरी 2023 को बाघ T57 की मौत हुई। 31 जनवरी 2023 को बाघिन T114 और उसके शावक की मौत हुई। 9 फरवरी 2023 को बाघिन T19 कृष्णा की मौत हुई। इसके बाद 10 मई 2023 को बाघ T104 की उदयपुर में मौत हुई। सितंबर 2023 में बाघिन T79 के 2 शावकों ने दम तोड़ा। 11 दिसंबर 2023 को बाघिन T69 के शावक की मौत हुई। इसके बाद जनवरी 2024 में 1 बाघिन और 2 शावकों ने दम तोड़ा। बाघिन T60 और उसके शावक की प्रसव पीड़ा के दौरान मौत हुई। रणथंभौर से लगातार बाघ बाघिनों के गुम होने से वन विभाग के बाघों की मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग के दावों की पोल खुलती दिखाई दे रही है। पिछले 2 साल में रणथंभौर में बाघिन T39 नूर के 2 शावक, बाघिन 138, बाघ T3, बाघिन T99 के 2 शावक, T79 का शावक, युवा बाघ T131, बाघ T38 भी लापता हो चुके हैं, जिसके बाद अब बाघ T74 टेडी बियर भी लापता हो गया है। बाघों के लापता और उनकी मौत के आंकड़े डराने वाले हैं। बहरहाल कमेटी का गठन कर दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि जांच कमेटी 2 महीने के अंदर इस मामले में क्या रिपोर्ट पेश करती है। सवाई माधोपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए गिरिराज शर्मा की रिपोर्ट।